Good evening, dear student. You have most welcome in Orange English word classes with AK Oza. Please join the class firstly. Then I start the topic figure of speech. फटाफट प्लीज आप सभी लोग क्लास में आ जाइए और जो फिगर ऑफ स्पीच का पोर्शन है जिसमें कुछ बातें प्रीवियस क्लास में हो चुकी हैं और जो बची हुई हैं उनको आज की क्लास में पोस्टपोन किया जाएगा। तो प्लीज फटाफट आप लोग क्लास में आइए। सभी को बताना है स्क्रीन एंड वॉइस सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं। प्लीज टेल मी screen and voice both are clear or not? Anyone tell me, please? क्लियर है। Okay, सभी को स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है तो फटाफट हम आते हैं अपने टॉपिक पे। समय का नुकसान न करते हुए थोड़ा मैं रिवाइज कराना चाहूंगा जिस जो प्रीवियस टॉपिक में हुआ था फिगर ऑफ स्पीच। आपका कल ही डीटीएससी का पेपर होने वाला है जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच से पूछे जाएंगे। आज ये टॉपिक समाप्त होगा। इसका पीडीएफ नोट्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ एग्जाम्पल जो है उसको आप और देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है। तो इतना सा काम आपको करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिमली के बारे में, व्हाट इज सिमली, व्हाट इज मेटाफोर एंड व्हाट इज पर्सनिफिकेशन, इतनी बातें मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी। उसी के अंतर्गत मैंने हिंदी में भी कुछ बातें आपको कि उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, इन तीनों में जो डिफरेंस है उनको भी मैंने क्लियर किया था। इवन क्लास इंग्लिश का चल रहा है लेकिन अलंकार हिंदी में भी है इसलिए उन टॉपिक को भी बताना आवश्यक था। तो ये चर्चा क्लास में हो चुकी है। सभी को ये चर्चाएं क्लास में हो चुकी हैं। थोड़ा मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है। सिमिली में मैंने आपको बताया था सिमिली क्या है, उपमा अलंकार। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगा लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट क्या होगा, दोनों में समान होगा। तो हिंदी में क्या बताए थे कि उपमेय और उपमान के बीच तुलना समानता के आधार पर की जाएगी। तो जब हम कहेंगे कि वह दारा सिंह के समान है तो आपको कौन से वर्ड उसमें मिलेंगे। आपको अगर मिल रहे हैं वर्ड सो, तुलना करने वाले शब्द, लाइक, एज, तो आपका सिमिली हो जाएगा क्योंकि ये तुलना करने वाले शब्द होते हैं। ये कंपेरिजन करने वाले वर्ड हैं। अगर ये आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है और ये वर्ड मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज में हुआ है। और मैंने आपको पहचानने के लिए बताया था, इसमें मैंने बताया था कि ही इज लाइक दारा सिंह, वो दारा सिंह के समान है तो आपका सिमिली होगा। लेकिन कह दिया जाए कि ही इज दारा सिंह, की वह दारा सिंह ही है, ठीक है। इसी को कह दिया जाए कि ही इज दारा सिंह, वह दारा सिंह ही है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें भी दो के बीच तुलना हो रही है। तो जो दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनके बीच में क्या कहा गया, उपमेय को ही उपमान कह दिया गया। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वह दारा सिंह है, वो आपका क्या होगा, मेटाफर होगा। वह दारा सिंह के समान है, लाइक वर्ड हो गया, समान तो आपका उपमा हो गया। पर्सनिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को प्रेजेंट किया जाए एज ए लिविंग के रूप में तो वहां आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन द किंग, जो मृत्यु है, मृत्यु नॉन लिविंग है लेकिन लेज हिज आईसी हैंड, अपने हाथ को रखती है राजा पर भी। तो डेथ जबकि नॉन लिविंग है लेकिन उसको सेंटेंस में प्रेजेंट किया गया है लिविंग के रूप में कि डेथ के भी हाथ पैर होते हैं और वो अपना हाथ रखती है राजा पर। तो जहां पे लिविंग को, नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा वहां आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, जहां पे उपमेय को ही उपमान कह दिया जाएगा, अर्थात जहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, तुलना होगी। वह दारा सिंह है, ठीक है। लाइफ इज बेटर, लाइफ इज ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है, तो जीवन को ही स्वप्न कह दिया गया तो मेटाफर। लेकिन लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है तो आपका सिमिली होगा। इतनी सी बातें प्रीवियस क्लास में हुई थी। आज जो आपका टॉपिक है वो समाप्त करूंगा फिगर ऑफ स्पीच का। इतने में किसी को कोई डाउट, इतना बताया गया था, किसी को कोई डाउट सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन में? अगर डाउट नहीं है फिर हम प्रोसीड करते हैं लेक्चर्स को ऑक्सीमोरन की तरफ। जो नेक्स्ट आपका हेडिंग है वो बनता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में हम बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार। देखिए जरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पर्सनिफिकेशन, दूसरा ऑक्सीमोरन, ठीक है। सिमिली, मेटाफर लगभग लोग पहचान लोगे,
तुलना ही होता है। एक में लाई सो ये वर्ड मिलता है आपको, दूसरे में ये वर्ड नहीं मिलता, लेकिन तुलना होता है, उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट ही मान लिया जाता है। पर्सनिफिकेशन मैंने आपको बताया कि मानवीकरण, अर्थात नॉन लिविंग का मानवीकरण, उसको मानव का रूप दे दिया जाए, उसे लिविंग का रूप दे दिया जाए, तो वो आपका क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट जो मैं आपको जानना है वो है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। अब आपको ये सीखना है कि विरोधाभास क्या है। तो विरोधाभास में क्या हुआ कि ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। देखिए इसमें दो वर्ड या दो फ्रेजेस ऐसे ही होंगे जिनकी अपोजिट मीनिंग होगी। विरोधाभास है, हिंदी में लिखा है विरोधाभास, मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, कंट्रोवर्सी होंगे, जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण, अगर एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण साथ साथ दिखाए जाएंगे तो उस लाइन में, उस सेंटेंस में आपका ऑक्सीमोरॉन फिगर आप स्विच होगा। अभी एग्जांपल आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। ऑक्सीमोरॉन का हिंदी में क्या अर्थ होता है, विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। वो ऑक्सीमोरॉन ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। क्या, टू वर्ड, इसमें दो वर्ड, दो शब्द और फ्रेजेस, दो शब्द या यूज होंगे या दो फ्रेजेस साथ में आएंगे, हैविंग अपोजिट मीनिंग। दोनों के गुण, दोनों की मीनिंग कैसी होंगी, अपोजिट, विपरीत, अपोजिट मीनिंग। जैसे अभी एग्जांपल आएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। एग्जांपल आएगा कि कैसे ऑक्सीमोरॉन पहचानेंगे। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में एक लेसन है पोएट्री में, हुआ करता था, अब है कि नहीं है वो चीजें, अब शायद नहीं है वो लेसन। जिस लेसन का नाम हुआ करता था आपका जो है करेक्टर ऑफ लाइफ, एक लेसन हुआ करता था, उससे एक लाइन पोएट ने लिखी है कि एंड हैविंग नथिंग, and having nothing he hath all। हैथ का मीनिंग होता है हैज, होता है, हैज को पोएट हैथ लिखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो एक फ्रेज ये है, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। ये कैसे संभव है भाई, ये तो कंट्रोवर्सी है, ये ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास है कि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। उसके पास कुछ भी नहीं है, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास क्या है, सब कुछ है। तो ये क्या है, कंट्रोवर्सी है ना। ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि विरोधाभास में क्या होता है, दो वर्ड, टू वर्ड या फिर दो फ्रेजेस कि कैसे होंगे, हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनके विपरीत अर्थ होंगे। तो भाई ये आपका फ्रेज है, वाक्यांश है, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अपोजिट मीनिंग है ना। टू वर्ड्स और फ्रेज की अपोजिट मीनिंग है कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो ये कौन सा फिगर इसमें होगा, ऑक्सीमोरॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है, क्लास 12th में लेसन हुआ करता था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का हुआ है, ऑक्सीमोरॉन का, इसका हुआ है ऑक्सीमोरॉन का। इसको प्लीज अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा उनका पीडीएफ नोट्स कि कौन कौन से एग्जांपल हैं और ऑक्सीमोरॉन में आते हैं, विरोधाभास में। देखिए या तो आप उसकी हिंदी अर्थ निकाल पाए कि इसका अर्थ क्या हुआ, निकाल ले जाएंगे तो जब बता ले जाएंगे, अदरवाइज आपको सेंटेंस को रटना पड़ जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस इसमें है, ऑक्सीमोरॉन है, ये सिमिली है, मेटाफर, तो पहचान लेंगे। लेकिन कुछ एक आध सेंटेंस को रटना हो कि आप सारे के सारे अर्थ आप नहीं जानते हैं। तो प्लीज सभी को समझ में आया ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। अभी और एग्जांपल देंगे, अभी आपके सामने आएगा ऑक्सीमोरॉन का और एग्जांपल है, मैं आपके सामने दे रहा हूं। जैसे ये सेंटेंस मैंने दिया था प्रतिभा कोश परीक्षा क्लास 11-12 में कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें मैंने पूछा था कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप लोग देखकर बताइएगा, मुझे नहीं पता कि ऑक्सीमोरॉन है। अभी तक मैं जो पढ़ा चुका हूं कौन कौन सा, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखें पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन नहीं है,
ऑक्सीमोरन है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, सिमिली या मेटाफर कौन सा है, चार में से कोई है ना कोई है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखिए, लिखा है कि द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। ये किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है? सर ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन कैसे है, क्लियर कीजिए इसको। अगर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है तो कैसे क्लियर कीजिए? रेगुलर होता है क्या बेटा? सर, क्योंकि रेगुलरी दोबारा का बताइए। अपोजिट है इरेगुलर। वेरी गुड। देखिए बहुत ही अच्छी पॉइंट उन्होंने पकड़ा है इस पॉइंट में, लिखा हुआ है द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। देखिए जरा कि बॉय कैसा है, रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, नियमित रूप से क्या है, अनियमित है, नियमित तौर पर अनियमित है। तो नियमित अनियमित दो आपके अपोजिट वर्ड, और ये दो वर्ड आए हैं, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर। तो इस सेंटेंस में आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो इसको आपको पहचान लेना है। ऐसे आपको वर्ड एक सेंटेंस में और दे रहा हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज द wisest fool in his group। ये सेंटेंस देखिए जी, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। इस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच इसमें होने वाला है, कोई बताएगा? एनीवन? ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। ऑक्सीमोरन, क्लियर इट, कैसे है ऑक्सीमोरन? किस वर्ड से आप पता करेंगे ऑक्सीमोरन है? फूल है विपरीत है कि नहीं बता पड़ा। वाइजेस्ट का विपरीत अर्थ है, वाइजेस्ट का विपरीत अर्थ है फूल। फूल इज द वाइजेस्ट का, वेरी गुड, ठीक है। ये लिखा है वर्ड आपका वाइजेस्ट, ये लिखा है फूल। देखिए ये दोनों कंट्रोवर्सी हैं, दोनों वर्ड कंट्रोवर्सी। ये कैसे हो सकता है कि कोई वाइजेस्ट फूल हो, ठीक है, तो वाइजेस्ट फूल नहीं हो सकता, दोनों कंट्रोवर्सी है, ऑक्सीमोरन है, ठीक है, विरोधाभास है, ये दोनों विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने आपको डेफिनेशन ही ऐसी बताई है कि अगर ऐसे अलंकार पहचानेंगे जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण, या फिर ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनकी अपोजिट मीनिंग अगर दिख रही है आपको सेंटेंस में, फिर आपको पहचान जाना है कि उसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर? सभी को ऑक्सीमोरन क्लियर हो चुका? मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ, फिर पढ़ लेना कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें है। समझ आ गई बात? बताइए जी, समझ में आई बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट डियर आपको जानना है जो ऑक्सीमोरन के बाद में जो फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइपरबली। इसका नाम है हाइपरबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? हाइपरबली। लिखा तो जाता है हाइपरबोल, लेकिन पढ़ते हैं उसको हाइपरबली। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अतिशयोक्ति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने इससे भी दिया था, एक क्वेश्चन मैंने प्रतिभा खोज परीक्षा में इस फिगर ऑफ स्पीच से भी दिया हूं मैं, इससे हाइपरबली से एग्जांपल अभी आपके सामने आएगा भी। देखिए हिंदी में आपने अतिशयोक्ति के बारे में क्या पढ़ा होगा कि अगर किसी घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जितना वो वास्तविकता में है नहीं, ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। तो हिंदी में समझ जाएंगे तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अगर आप सेंटेंस पढ़े और उससे ये मीनिंग निकल रहा हो कि ये वास्तविकता में इतना नहीं है जितना इसमें प्रदर्शित कर दिया गया है, शो करा दिया गया है, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? हाइपरबली होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो आपका हाइपरबली है उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं जिसको आपको जानना है, और कौन कौन से एग्जाम्पल उसके बारे में जानना है।
तो मैंने आपको बताया कि हाइपरबोली में क्या होता है, किसी भी बात को, किसी भी घटना को बहुत बढ़ा या बढ़ा चढ़ा वर्ड किया जाता है जो वास्तव में है नहीं। कहने का सेंस ये कि हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस। ओके, या तो उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाएगा या तो बहुत घटा कर बता दिया जाएगा। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आपके हाइपरबोली में आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस। कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हाइपरबोली में? सेंटेंस कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे? रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, या तो बहुत बढ़ाकर, और लेस, या तो बहुत ही घटाकर। ठीक है, इसका मेन पॉइंट जस्ट यही है कि इसमें जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी एग्जांपल आपके होंगे, उसमें बात को या तो बहुत बढ़ाकर बता दिया जाएगा या तो बहुत घटाकर बता दिया जाएगा, जो कि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो आपके सामने कई सारे एग्जांपल आने वाले हैं, जिसको मैंने बताया था कि एक लाइन मैंने पूछा था क्या कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। एग्जाम्पल मैंने वो पूछा, इस एग्जाम्पल को मैंने इस बार ही शायद पूछा है क्लास 11-12 वाले ग्रुप में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इसी बार है। इस सेंटेंस को मैंने पूछा था, ये लाइन है मैकबेथ की, जिसमें लेडी मैकबेथ एक कैरेक्टर है, वो उकसाती है और मर्डर हो जाता है किंग का, राजा का। तो वो ये सेंटेंस लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही मैकबेथ ड्रामा लिखा है, ट्रेजिक ड्रामा है। मैकबेथ पूछ लेता है, मैकबेथ लिखा किसने? मैंने पूछा, आपसे पूछा था, विलियम शेक्सपियर का साहब का ये ट्रेजिडी है, ट्रेजिक ड्रामा है। ओके, तो इसमें लेडी मैकबेथ का ये स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस उसके बारे में लिखा गया है कि वो मर्डर करवाती है किंग का। तो सेंटेंस बोलता है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। वो अपने मन में सोचती है लेडी मैकबेथ कि अगर पूरे अरब का इत्र भी लाके उसके हाथ पे लगा दिया जाए तो भी उसका हाथ साफ नहीं होगा। अब बताइए, ये सेंटेंस अतिशयोक्ति है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पूरे अरब का इत्र लेके आया जाए और उसको हाथ में रख लगा दिया जाए, फिर भी उसका हाथ साफ नहीं होगा। तो जो वास्तविकता, मतलब थोड़ा सा इत्र लगा लो तो पूरा शरीर आपका जो है या पूरे कपड़े आपके महकने लगते हैं, और वो कह रही है कि पूरे अरब का इत्र लाके उसके हाथ पे लगा दो फिर भी उसका हाथ साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मर्डर करवाए हैं राज किंग के। तो ये कैसा अलंकार है आपका? ये अतिशयोक्ति है, हाइपरबोली है इसमें। क्या ये सेंटेंस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को आप लोग देख लीजिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की। और मैकबेथ लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर साहब ने। मैंने आपको बताया था ना कि अभी ये जो भी मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ाया है वो केवल और केवल ट्रेलर है। ठीक है, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें लैंग्वेज अलग से पढ़ाया जाता है, लिटरेचर अलग से। जो मेरा मेन फोकस है वो लैंग्वेज पे ना होकर लिटरेचर पे है, लेकिन आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, मिलेगा आने वाले समय में जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो लिटरेचर में कौन कौन सी बातें हैं, कैसे है, कौन सी लाइन किसने लिखा, कहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। आगे जो जो पर्सनल सब्जेक्ट से टीजीटी, जो क्लास 10th के टीचर बनते हैं जाके, वो कोटेशन पूछ लेता है ऐसे कैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। ये कोटेशन किस बुक से ली गई है? तो अगर आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है, लिटरेचर साहित्य को, तभी आप बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये लेडी मैकबेथ का है और मैकबेथ ड्रामा से लिया गया है, जो कि विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है। तो सेंटेंस क्या था? जब देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट। इस सेम सेंटेंस को मैंने पूछ लिया था क्लास 11-12 वाले ग्रुप में, जो कि उनके किताब में भी ये बातें लिखी होती हैं, पहले ही पोएट्री के स्टार्ट में भी, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये सेंटेंस जो है ये लिखा गया है मैकबेथ ड्रामा से, ये लाइन ली गई है, ये लाइन मैकबेथ ड्रामा से ली गई है। और जो लेडी मैकबेथ है वो स्टेटमेंट को अपने महसूस करती है कि अगर पूरे अरब का भी परफ्यूम ले आया जाए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट, नहीं क्या कर सकती है? स्वेटन, साफ कर सकती है या धो सकती है क्या? दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को। ठीक है, तो पूरे अरब का ये संभव कहाँ है? ये तो अतिशयोक्ति है। जो वास्तविकता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अरब का इत्र बहुत मशहूर होता है, बहुत ही फेमस होता है। अगर थोड़ा सा भी लगा लीजिए तो
सब कुछ महकता था, पूरा शरीर महकता है, और पूरे अरब का इत्र लिया जाए फिर भी उसके हाथ साफ नहीं होंगे। मतलब जो वास्तविकता है उससे कहीं ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसीलिए इस सेंटेंस में आपके कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली है। क्या है? हाइपरबली। अब मैं आपसे पूछूंगा, सेंटेंस लिखा है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। ये सेंटेंस लिखा हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह रोई, कितना रोई? ओशियन ऑफ टीयर, मतलब वो इतना रोई कि उसके आंसू से समुद्र भर गए। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बताइए जरा, किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? हाइपरबली। हाइपरबली है। क्यों है? क्योंकि ऐसा संभव कहां से हो सकता है कि कोई रोए और समुद्र भर जाए? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये केवल पोइट्री या ड्रामा जो भी लिखे तो उसमें ही पॉसिबल है, क्योंकि कविता जो भी है, पोयम है, उसमें हाइपरबली का यूज जरूर होता है, अतिशयोक्ति का। तो सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। ठीक है, समुद्र भर रोई। ठीक है, तो ये बात जो वास्तविकता है, कोई रोएगा तो कितना रोएगा, कितना आंसू गिर जाएंगे, लेकिन वह इतना रोई कि समुद्र भर गया ना, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इस सेंटेंस में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको देखना है कि ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ठीक है, ब्लिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुशी हो गया। ठीक है, क्या ऐसा संभव है कि एक लोग केवल मुस्कुराए और पूरा संसार सुखी हो जाए, खुश हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक मुस्कुराएगा तो क्या हो सकता है? तो सेंटेंस क्या लिखा था कि ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल दी वर्ल्ड वाज गे। ठीक है, तो कोई मुस्कुराएगा तो जो भी देखने वाले होंगे वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लोग के मुस्कुराने से पूरा संसार ही खुश हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ? हाइपरबली का हुआ है। तो हाइपरबली भी आपको समझ में आ चुका, नहीं समझ में आया? बताइए जी। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे हाइपरबली के बारे में, क्या कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, इसमें भी अतिशयोक्ति है, हिंदी का है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हिंदी में भी। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना इंग्लिश है तो उसके एग्जाम्पल को देखना है। तो ये हाइपरबली था, और हाइपरबली के बाद में जो फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है वो दो छोटे छोटे बचते हैं। एक का नाम है एपोस्ट्रॉफी और एक का नाम है ओनामोटोपी। क्या है? एपोस्ट्रॉफी है और प्लीज आपको नेक्स्ट हेडिंग देखना है जिसका नाम है एपोस्ट्रॉफी। ये सबसे इजी है। ठीक है, ये दोनों जो आने वाले हैं वो इजी पोर्शन है, उसको भी आपको देख लेना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपोस्ट्रॉफी में मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज न करते हुए ये बताना चाहूंगा कि सेंटेंस आपको लिखा मिल जाए और कहीं अगर आपको अपोस्ट्रॉफी का साइन मिल जाए। ठीक है, वैसे तो इसमें डेफिनेशन है कि अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, बी एड्रेस और डेट absent और इन टाइमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग बीइंग। लेकिन अगर आपको कहीं अपोस्ट्रॉफी का मार्क्स मिल जाए, ठीक है, और वो
यूज हुआ हो किसके लिए, किसी नॉन लिविंग के लिए, फिर वो जो कोई एड्रेस किया गया हो कि वो डेड हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, ऐसे में अगर एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है तो फिर आपको समझना कि इसमें एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। जैसे सेंटेंस अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, क्या कि ओ वर्ड, ऐसे लिखा सेंटेंस आपका, ओ वर्ड एपोस्ट्रोफी ओ लाइफ एपोस्ट्रोफी ओ टाइम। इसमें एड्रेस किया गया है किसको, वर्ड को, ओ संसार, ठीक है, कोई है व्यक्ति जो लैमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है, वो कहता है कि ओ वर्ड, ओ संसार, वो जीवन, ठीक है, ओ समय, ठीक है, तो ये कह रहा है लैमेंट कर रहा है, कोई विलाप कर रहा है, तो ऐसा एड्रेस किया गया है एपोस्ट्रोफी के साथ में, ठीक है, कि कोई काफी दुखी है, एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, तो ऐसे में आपको किस एपोस्ट्रोफी, कौन सा फिगर स्पीच होगा, एपोस्ट्रोफी का होगा। तो एपोस्ट्रोफी अगर लगा है तो आपको पहचान जाना है कि इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सेंटेंस लिखा हुआ है कि ओ डेथ एक्सक्लेमेशन मार्क व्हाई आर यू सो क्रूएल। देखिए ऐसा नहीं है कि जिस सेंटेंस में सब में एपोस्ट्रोफी लगा है उसको वो सभी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है, नहीं, ऐसे सेंटेंस जिसमें एपोस्ट्रोफी तो लगा है लेकिन उसमें कैसा एड्रेस किया गया हो, कोई लैमेंट कर रहा है, कोई विलाप है, या कोई सैडनेस हो हुई हो, लैमेंट कोई विलाप कर रहा है, या कोई सैडनेस शो हो रही हो, या फिर किसी डेथ को इंडिकेट किया गया है, ठीक है, किसको, डेथ को, मृत्यु को, ठीक है, कोई बहुत दुखी है, ओह डेथ, अरे मृत्यु, ठीक है, वाई आर यू सो क्रूएल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो, जैसे किसी को बहुत ही दुख है और वो इंडिकेट कर रहा है, अरे मृत्यु तुम इतनी निर्दयी क्यों हो, कि क्यों तुम सभी लोगों के पास में आती हो, ठीक है, तो ऐसी लाइनें पोएट्रीज में मिलती हैं। अभी आप लोग छोटे हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, कम लेसन है, ठीक है, इस बार संख्या बड़ी है लेसन की, लेकिन जो जैसे ही आप किसी पर्सनल विषय से इंग्लिश से ग्रेजुएट करते हैं ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें आपको एक पोएट्री की अलग ही किताब पढ़ने को मिलेगी जिसमें केवल उसमें पोएट्री ही रहेगा, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। देखिए जो पोएट है वो कई टाइप वैरायटीज के हैं, कोई है जो नेचर पे लिखते हैं, प्रकृति पे लिखते हैं, तो प्रकृति के कवि जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को प्रकृति के कवि माना गया है। पोएट ऑफ नेचर जो प्रकृति के बारे में लिखा है इंग्लिश में, उसमें नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, शेक्सपियर साहब का नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ। आपने पढ़ा होगा, इनकी रचनाएं होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही लैमेंट के बारे में जो विलाप करते हैं उसमें पीवी शैली का नाम आता है, उनका पूरा नाम है पर्सी बीसी शैली। पीवी शैली का नाम भी आप लोग पढ़ेंगे आगे, ये भी पोएट ही हैं। जो जितने पोएम उन्होंने लिखा है लगभग कुछ पोएम उनकी ऐसी हैं जो कि सैडनेस पे हैं, लैमेंट है, किसी न किसी मुद्दे पे विलाप है, उनका दुख है उनको, उस पे तो पोएट, ऐसे ऐसे पोएट आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो इसमें क्या इंडिकेट किया गया है, एपोस्ट्रोफी का तो यूज है, साथ में इसमें लैमेंट शो हुआ है, विलाप, सैडनेस, दुख शो हो रहा है, डेथ के बारे, मृत्यु के बारे में बातें हो रही हैं। तो ऐसे सेंटेंस आपके किसमें आएंगे, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएंगे, किसमें, एपोस्ट्रोफी के अंतर्गत आएंगे। बात समझ आई सभी को। अब लास्ट में हम चलते हैं जो सबसे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ओनामोटोपी। क्या है ओनामोटोपी, ये ओनामोटोपी क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ये लास्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका है ओनामोटोपी, ओ एन ए ओ एन सॉरी ओ एन ओ ओनो माटो। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक अलंकार। ये सब हिंदी में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, ऐसे अलंकार आपको हिंदी में नहीं मिलते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार कैसे हैं, देखिए सबसे इजी है ये, जो ध्वनि सूचक अलंकार है, जैसे आपका अपोस्ट्रोफी था वैसे आप वो इजी था, उसमें अपोस्ट्रोफी लगा होगा, लेकिन सारे सेंटेंस जिसमें अपोस्ट्रोफी लगे हैं सभी अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच नहीं होंगे। आपको सेंटेंस पढ़ना होगा, उसका अर्थ देखना होगा, क्या इसमें कोई लैमेंट किया गया है, विलाप है,
कोई दुख है, सैडनेस है, या फिर मैंने क्या बताया आपको, लैमेंट है, सैडनेस है, और कौन सी बातें हैं? बताइए जी। लैमेंट है, सैडनेस है, और तीसरी बातें कौन सी हैं? अभी आप लोगों ने सुना होगा, बताओ कोई कौन सा है? डेथ। डेथ। ओके, मृत्यु के बारे में कोई मतलब काफी दुखी है, सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, कोई एड्रेस कर रहा है डेथ को, ठीक है, कोई लैमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है, सैडनेस के बारे में बातें हो रही हैं, तो ऐसे सेंटेंस और अपॉस्ट्रोफी भी लगा है उसमें, तो आपको समझ जाना है कि इसमें अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। और जो ओनामोटोपी है, जो ध्वनि सूचक अलंकार है, इसमें इसमें आपको जानना ये है कि सबसे इजी है ये, सबसे इजी है। जैसे कोई जीव है या कोई जंतु है, कोई है, कोई जो अपनी आवाज निकालती है, ठीक है, जैसे बिल्ली क्या करती है, बिल्ली म्याऊ करती, बोलती है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है कैट म्यू। बिल्ली क्या करती है, म्यू, तो ये ध्वनि निकालती है, जो बिल्ली की आवाज है, म्यू है, म्याऊ है, ठीक है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनामाटोपी, ठीक है, ये सबसे इजी होता है ओनामाटोपी, क्योंकि इसमें जो वस्तु है, जो जीव है, उसकी आवाज, ये लिखा है द स्नेक, ठीक है, तो स्नेक की जो आवाज है वो कैसी होती है, वो कैसा बोलता है, ठीक है, वो फुफकार की आवाज होती है, सिस की होती है, तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनामाटोपी है। जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस लिखा है द स्नैक, इन द बुश। इस सेंटेंस लिखा हुआ है कि झाड़ी में स्नैक क्या कर रहा है, फुफकार रहा है, ठीक है, इसकी आवाज है, ठीक है, फुफकारने की, ठीक है, तो ये इसकी आवाज है स्नैक की, इस करना, फुफकारना, कैट की आवाज है म्यू म्याऊ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ध्वनि, इसका नाम ही है कि कोई जीव जंतु है जिसकी ध्वनि अगर प्रकट हो रही है, तो उसमें आपको समझ जाना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है, ओनामाटोपी। ओके, तो ये सबसे इजी होता है, कैट म्यू होता है, द स्नैक इज इन द बुश, ठीक है, झाड़ी में स्नैक क्या कर रहा है, फुफकार रहा है, इस कर रहा है, तो जिसमें जीव जंतु की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, ऐसे सेंटेंस में आपको समझ जाना है कि ओनामाटोपी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ओनामाटोपी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच डियर थे, क्लास 11th के सिलेबस में इसको रखे गए हैं, आपने पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया है। इसका जो मैटर है मैं भेज दूंगा, एक में कुछ करीब में 9-10 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है आपको हिंदी में ना समझ में आए, लेकिन प्रयास कीजिएगा, कुछ सेंटेंस है जो कि इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर देखिएगा। इसमें टिक भी लगा हुआ है कि कौन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता भी है एग्जाम्पल्स पेपर्स में कि किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच लाइन में है। अगर अर्थ ना पता होगा तो उसको आप रट्टा मान लीजिएगा, ठीक है, कि इस लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच समझ पाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्रयास कीजिएगा समझने का, क्योंकि मैंने आपको जो उसके बारे में था उसको समझा दिया है, ओनामाटोपी। तो डियर ये आपका फिगर ऑफ स्पीच रहा है। और आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि कल तो आपकी छुट्टी है संडे को, और मंडे को मैं आपके गार्जियन की एक मीटिंग चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि अब लगभग क्लास समाप्त होने के समय आ चुका है। आपका फिगर ऑफ स्पीच मैंने कवर करा दिया है, लैंग्वेज आपका समाप्त हो गया है, फिगर ऑफ स्पीच लगभग समाप्त हो गया है। तो एक गार्जियंस मीटिंग, ओरल गार्जियंस मीटिंग होगी ऑनलाइन, ठीक है, जैसा चल रहा है कि क्लास लाइव होगी, इसमें करीब में आप ओनली 15 मिनट और 20 मिनट, ठीक है, तो इस टाइम पे जो आपके गार्जियन है थोड़ा उनको अपने साथ में रखिएगा, उनसे कुछ मेरी बातें भी होंगी, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कहाँ तक हद तक वो सफल रहा है, इसके संबंध में कुछ मैं बातें करना चाहूंगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? इतना तो कह ही सकते हैं कि नहीं कर सकते आप लोग, बताइए जी। गार्जियन को साथ में बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे? गार्जियन मतलब आपके मम्मी पापा हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, सिस्टर है आपकी बड़ी हैं, ठीक है, आपके भाई हैं, ठीक, तो ऐसे लोग को आपको साथ में बिठाना है। कितनी तारीख को? मंडे को इसी समय ऑन 6 PM हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैं आपकी क्लासेस को पोस्टपोन करूंगा, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं, एग्री सभी इस बात पर? यस सर। सब लोग बताइए जी, क्योंकि समय अभी है। कौन कौन है भाई इसमें? सैफ, दिशा, सलोनी,
समर, रिया, महिमा, चंदन, अर्चिता, जितने लोग भी हैं, ठीक है, उन सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपके जो भी गार्जियन हैं उनको आप लोग प्लीज ओनली 15 मिनट, ठीक है, के लिए 8-10 मिनट करीब में बातें मैं करना चाहूंगा। उसके बाद में मैं क्लास के पोस्टपोन होने की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आज तक की क्लास पोस्टपोन हो रही हैं। बाकी मैं आपको बता दिया हूं कि जो न्यू बैच है, मतलब जो न्यू क्लासेस हैं, विथ किसके साथ में, लिटरेचर के साथ में, क्योंकि अभी आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर्स जो है वो सारी बाकी छोड़ दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि जो पूरी महारत है वो पूरा पूरा का पूरा लिटरेचर में है। लैंग्वेज इसलिए पढ़ाना पड़ा कि अगर आप लैंग्वेज समझेंगे तो लिटरेचर आप चुटकी में समझेंगे, कहाँ किस वर्ड का यूज हुआ है, कहाँ किस टाइप के पैसिव का यूज हुआ है, कहाँ किस टाइप के नरेशन का यूज हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, और जो मेन मूवीज का खेल होगा वो ऑफलाइन क्लास में होगा, और मैं उसका अनाउंस अप्रैल में करूंगा। अभी सारी व्यवस्थाएं करने में मैं जुटा हुआ हूँ, लगभग व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, सबकी सब प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेस होंगी जो कि ऑफलाइन होंगी, ओके। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको गुमराह ना करने के लिए, गुमराह नहीं किया जाएगा, पहले सिलेबस दे दिया जाएगा कि इस मंथ में, क्योंकि जैसा कि लोग नहीं करते हैं, किस मंथ में कितना पार्ट्स आपको पढ़ना है, कितने सेगमेंट आपको पढ़ने हैं, उनको पहले बता दिया जाएगा कि इस मंथ में इतना सेगमेंट पढ़ना है, इतना लैंग्वेज का, इतना लिटरेचर का, फिर इसके बाद में ये यूनिट टेस्ट है, उसके बाद में फिर आपका स्टार्ट होगा। इस नियम के साथ में आपको इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीखने के लिए, बस आपको एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए जिसका आपको सही दिशा दिखाए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगा। जहां मैं रहा हूं इलाहाबाद में, मैं वहां की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहां की सत्यता ये थी कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे ऐसे थे जहां पे केवल स्टूडेंट को गुमराह किया था। वहां पे क्या होता था, उनको वही पढ़ाया जाता था जो, मतलब वही गेंद फेंकी जाती थी जो सबको सब सिक्स मारे। कहने का मतलब है जो पढ़ाएंगे सेम वही क्वेश्चन टेस्ट में देंगे। अब नंबर कितना है बच्चे का, 20 में 20, बच्चा खुश, टीचर खुश। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कभी ना होने दिया है, ना होने दूंगा। क्यों? आपको रियलिटी से अवगत कराना है। जब बच्चा पहुंचता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नौकरी के लिए, तब वो उस समय सोचता है कि मेरे साथ क्या किया गया, छल किया गया। तो आप जहां भी पढ़ें, जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आपके अंदर खुद ये क्षमता है कि आप चीजों को जज कर सकें, निर्णय कर सकें कि मुझे क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, क्या टीचर मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बस उतनी बातें बता दिया कि जितना उचित लेवल था उससे कम ही बता के छोड़ दिया। ऐसा काम आपको आपके साथ नहीं होना चाहिए। जो भी टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है उससे मैंने ज्यादा ही मात्रा में आपको बताई है बातें। इतना बताने में इतना समय देने लगता है आपको लैंग्वेज पढ़ाने में। 10 जून से बैच चल रहा है, सभी को पता है। 10th जून से ये बैच चल रहा है और आज आपकी 19-18 तारीख है, ठीक है। आपकी क्लास 20 को पोस्टपोन होंगी, समाप्त होंगी। कितने महीने हो गए केवल लैंग्वेज में आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आपको पढ़ना है। तो हम प्रयास पूरा है कि नए ऊर्जा के साथ में, नई तकनीकी के साथ में और नए सिस्टम के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सके। मैं समय निकाल के कुछ छात्र हित में मेरा हमेशा से प्रयास रहा है और हमेशा प्रयास बना रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आपको मंडे को आपके गार्जियन के साथ में ओनली 10 मिनट, ओके, ओनली 10 मिनट के लिए बातें उनसे होंगी। उसके बाद आपकी क्लास की पोस्टपोन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आप सभी का स्वागत होगा। जो चाहते होंगे वो पढ़ने के लिए अवश्य आ सकते हैं। तो इसी के लिए साथ में अपनी क्लास को समाप्त कर लूंगा आज। ओके, वी मीट मंडे ऑन 6 PM। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दिशा, सलोनी, अतुल, सैफ, रिया, महिमा, अर्चिता, समर, थैंक यू डियर।